Yeah, so in today's class, I will cover restoration age. Though in my previous class I had gone, but due to poor connectivity, I could not complete it. Again, I will start this particular age. Again, I will take a class on restoration age. As you are familiar कि जो restoration age है, it covers the period from 1660 to 1700. रिलेटेड टू रेस्टोरेशन एज आई वांट टू टेल यू कि जो रेस्टोरेशन एज था वो किंग चार्ल्स सेकेंड का वापसी, सॉरी, फ्रांस से इंग्लैंड को उनकी जो वापसी थी, उस वापसी की वजह से जो इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा गया। एंड यू नो इट वेरी वेल कि चार्ल्स फर्स्ट, हिज ब्रदर चार्ल्स फर्स्ट वाज assassinated in 1649। कल की ये सब क्लास में हम लोग बता चुके, जो पॉलिटिकल सिचुएशन था yesterday I discussed, and I think कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो चार्ल्स फर्स्ट का हत्या होती है इन 1649। उनके जो ब्रदर हैं चार्ल्स सेकेंड, वो फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस से उनकी वापसी जो है 1660 को होती है। और एक तरह से जो डिक्टेटरशिप, इफ आई यूज द वर्ड, या नॉट डिक्टेटरशिप बट ऑटोक्रेसी, जो राजतंत्र था, जो एक तरह का राजा की सत्ता थी, वो कुछ समय के लिए जो इंग्लैंड में खत्म हो गई थी, दोबारा वो रीस्टोर होती है। कब होती है? 1660 में। 1660 में when King Charles II returned or came back from France to England, and English people gave him warm welcome। उन्होंने उनको दिया as this is we fight। तो इसके अलावा मैंने ब्लडलेस रिवॉल्यूशन पे बात किया था कि जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है वो 1688 में हुआ था, और उसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। बगैर किसी खून खराबे को जो है किंग को हटा करके सत्ता दूसरे को ट्रांसफर की गई थी, खास करके मेरी और जेम्स को। ये एक पॉइंट भी कल मैंने डिस्कस किया। और मैंने ये भी बताया था कि जो रेस्टोरेशन एज है, यह एज आयरनी का एज था, सटायर का एज था, और हीरोइक कपलेट का एज था। आज मैं कोशिश ये करूंगा कि विद इन हाफ आवर रेस्टोरेशन एज को मैं समराइज करूं, क्योंकि कल काफी बातें पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके हो चुकी थी। और हम सबको ये पता है कि जो रेस्टोरेशन एज था ये किसका एज था? हीरोइक ट्रेजिडी का एज था। हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है। और जो हीरोइक ट्रेजिडी के बड़े राइटर हैं, उनमें से एक राइटर आपके खुद जॉन ड्राइडेन है, जिन्होंने एक ड्रामा लिखा था, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव, इसी का सब टाइटल है, आर द वर्ल्ड वेल लॉस। तो जो हीरोइक ट्रेजिडी है उसको हम रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के भी नाम से जानते हैं। और हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी इसलिए कहा गया क्योंकि यह रेस्टोरेशन एज में आया। और जो ऑल फॉर लव है, ये एक तरह का, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि इट वाज द मास्टर पीस ऑफ जॉन ड्राइडेन रिगार्डिंग हीरोइक ट्रेजिडी। और इसका जो सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। और यही एक ऐसा प्ले था जो ब्लैक वर्ड्स पे लिखा गया है। वरना आप देखिए कि उनके सारे प्लेस जो है हीरोइक कपलेट में लिखे गए। जो भी हीरोइक ट्रेजिडी है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और कल मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कपलेट और हीरोइक ट्रेजिडी। ये भी बात कल मैंने डिस्कस किया था। तो ऑल फॉर लव या द वर्ल्ड वेल लास्ट, ये जो है जॉन ड्राइडेन का हीरोइक ट्रेजिडी है। ये शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित रहा है। इसका जो थीम है लव एंड वैलर, ये कल भी मैंने डिस्कस आपसे किया हुआ था। जहां तक बात है हीरोइक कपलेट का, और जहां तक बात है ब्लैक वर्ड्स का, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्लैक वर्ड्स है वो अनराइम्ड होता है, और जो हीरोइक कपलेट है वो राइम्ड होता है। ब्लैक वर्ड्स को हेनरी होवर्ड अर्नल्फ सरे ने यूज किया था पहली बार इंग्लिश लिटरेचर पे। और हीरोइक कपलेट को जो है जियोफ्रे चौसर ने लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज किया था। उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी इसका यूज किया हुआ। जो आपका हीरोइक कपलेट है इसको पॉपुलराइज जॉन ड्राइडेन ने किया था, और अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट बनाया था।
इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि जो आपका रिस्टोरेशन एज है यह कोर्टली मैनर का एज था। इट वाज एन एज ऑफ कोर्टली मैनर, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, आर्टिफिशियलिटी एंड एरिस्टोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग। सिंपल सी बात यह है कि जिस एज की हम बात कर रहे हैं उस एज में राजनैतिक उतार चढ़ाव का एज था। राजनैतिक उतार चढ़ाव का कैसे एज था? अभी याद है कि जो चार्ल्स सेकंड है, फ्रांस से उनकी वापसी हुई है और उनको सत्ता मिली है, तो ऐसा नहीं था कि जितने लोग थे वो चार्ल्स सेकंड के चाहने वाले थे या चार्ल्स सेकंड का सपोर्ट करने वाले थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट में थे। चार्ल्स सेकंड का अपना कोई लीगल वारिस नहीं था, उनका अपना खुद का इलीगल बेटा जो है उनके खिलाफ था। जब उनकी शादी कैथरीन ब्रागैंजा से हुई थी जो पुर्तगीज की राजकुमारी थी, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो फिर बाद में ये हुआ कि आखिर कौन उत्तराधिकारी बनेगा। उन सब तमाम समस्याओं को लेकर के एक तरह से राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पे रही है। इनका जो समय है वो लिटरेचर में कई तरह के बदलाव का एज रहा है। जैसे बदलाव क्या क्या आता है? आयरनी का यूज किया गया, बहुत ज्यादा सटायर का यूज किया गया, हीरोइक कपलेट का यूज किया गया, अपर क्लास का जो लाइफ स्टाइल है उसको इमिटेट किया गया, ह्यूमन नेचर को इमिटेट किया गया। जो क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स थे होमर के जमाने के, या आप कह सकते हैं कि और भी जो पोइट्री लिखने का एक अंदाज था, जो अ, रोम का था, क्लासिक लिटरेचर जो था, उस तरह के पैटर्न पर लिखने की कोशिश की जाती है। और ड्रामा में दो तरह का ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका रेस्टोरेशन ट्रेजिडी जिसको मैंने हीरोइक ट्रेजिडी कहा, और एक आपका रेस्टोरेशन कॉमेडी जिसको मैंने जो है आपको क्या कहा, जिसको मैं आपको बताया कि रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एज रहा है कोर्टली मैनर का, पॉलिटिकलिटी का, एरिस्टोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग का एज था। यह जो एज था मोनार्की के इस्टेब्लिशिंग का एज था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह जो एज था ये थिएटर के रीओपन का एज था। इसको कल लेकर मैंने डिस्कस किया था कि थिएटर 1642 में बैन कर दिया गया, ओपन किया गया, तो यह एज थिएटर के रीओपनिंग का एज था। जॉन ड्राइडेन इस एज के या पूरे हिस्ट्री, पूरे इंग्लिश लिटरेचर के जॉन ड्राइडेन पहले ऑफिशियल लाउरिएट पोएट है। द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट। इसी एज में अगर, और ये लाउरियरशिप उनको किसने दिया था? ये लाउरियरशिप उनको जो है किंग चार्ल्स सेकंड ने खुद दिया था। इसी एज में 1667 में पहली कॉफी हाउस स्टैब्लिश होती है। द फर्स्ट कॉफी हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1667। जॉन ड्राइडन का मास्टर पीस एब्सलम एंड एचिटोफेल जो है वो 1681 ईस्वी में पब्लिश होता है। इसी एज में आता है। एब्सलम एंड एचिटोफेल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो है उनका पॉलिटिकल सटायर है। पॉलिटिकल सटायर का मतलब कि पोएटिक वर्क है, और इस पोइट्री में उन्होंने चार्ल्स सेकंड के दरबार में जितनी राजनीतिक उथल हो रही थी उसको लेकर के एक पोयम लिखा हुआ है। उसका नाम एब्सलम एंड एचिटोफेल, जो दो कैरेक्टर पर आधारित है, एलिगोरिकल फॉर्म में है। एब्सलम कोई दूसरा नहीं बल्कि एब्सलम जो है आपके खुद चार्ल्स सेकंड है, और एचिटोफेल जो है उनका अपना इलिजिटिमेट बेटा रहा है, एब्सलम एंड एचिटोफेल। तो दीज टू कैरेक्टर्स यूज। उसके बाद जो है, सॉरी, जो एब्सलम और एचिटोफेल है ये जो है चार्ल्स सेकंड के लिए नहीं, चार्ल्स सेकंड के लिए तो किंग डेविड के लिए यूज किया गया है। एब्सलम उनका जो है इलिजिटिमेट बेटा है, जो ड्यूक ऑफ बर्मथ के भी नाम से जाना जाता है, वहां का गवर्नर था। और एचिटोफेल उनके एक मंत्री थे जिनका नाम शैफ्टेन बरी था। तो खैर थोड़ा सा मैं और उसमें बता दिया। और जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उनको किंग डेविड के रूप में प्रेजेंट किया गया। लेकिन बस आपको इतने ध्यान में रखना है कि अब्सलम एंड एचिटोफेल एक पोएटिक वर्क है जॉन ड्राइडेन का, जो 1681 में आती है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, जो पॉलिटिकल सटायर को प्रेजेंट करता है। किंग चार्ल्स सेकंड का जो कोर्ट है उसमें जो तमाम तब्दीलियां आई इसको लेकर के। हिज ऑल फॉर लव इज अ हीरोइक ट्रेजेडी, उनका जो ऑल फॉर लव है
ये क्या है, एक हीरोइक ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर के एंटोनियो और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। डॉबरी नाम के एक वो थे क्रिटिक थे, उन्होंने लिखा इट वाज आई रेज ऑफ इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। तो लिखते हैं डॉबरे सेज, यहाँ पे डॉबरे सेज वर्ड आ रहा थी, वो ई अलग से ऐड हो गया है। तो डॉबरे नाम की एक क्रिटिक वो कहते हैं कि ये जो एज था ये इंक्वायरी और क्यूरियोसिटी का एज था। इसी एज में रॉयल सोसाइटी का गठन होता है, और रॉयल सोसाइटी की जो डेट है 1662, ये कई बार पूछा जा चुका है। रॉयल सोसाइटी कब आती है, 1662 में आती है। रॉयल सोसाइटी की साइंटिफिक वर्क से, उन साइंटिफिक वर्क का एक तरह से प्रोज प्रोज की शक्ल में वे आती है, या जो साइंटिफिक नॉलेज थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक रिटेन शेप देने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। उसका नाम था रॉयल सोसाइटी। So the Royal Society was established in 1662. The society expanded the scientific knowledge. The Restoration Age is associated with the rise and development of comedy of manner. अभी मैंने बताया था कि रिस्टोरेशन एज में ड्रामा में एक और चीज आता है, कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसको हम रिस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। जो चीफ प्रैक्टिशनर्स थे कॉमेडी ऑफ मैनर के, वो कौन कौन से लोग हैं? एक है सर जॉर्ज एथरीज, यहाँ लिखा हुआ है सर जॉर्ज एथरीज, GEORG, जॉर्ज एथरीज, ETHERAGEREG। दूसरे हैं विलियम वाई कर्ली, तीसरे हैं विलियम कांग्रीव, चौथे हैं सर जॉन वैनब्रग, पांचवे हैं जॉर्ज फार्कुआ। तो 5 लोगों का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है जब आप कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करेंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी में मैनर ऑफ sophisticated people is the people of upper middle class या अपर क्लास। अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोगों का लाइफ स्टाइल, उनके जीवन जीने का तरीका, उनका उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, शादी विवाह, आपसी रिश्ते, इन सब लोगों की सब चीजों को लेकर के जो ड्रामा लिखा गया, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर कहा गया। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनर किसका, मैनर ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, लाइफ स्टाइल और तमाम चीजें होती। इसके राइटर कौन कौन से रहे? 4 नाम मैंने बताया, सर जॉर्ज एथरीज, विलियम वाइकरली, विलियम कॉन्ग्रीव, सर जॉन वैनब्रग एंड जॉर्ज फार्कुआ। आगे बताया जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज इंडीड अ ट्रू मिरर ऑफ द टेम्पर एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, रादर अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द एज। ये कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उस समय का जो समाज था उसको सही से किसमें प्रेजेंट किया गया है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर, अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि रिस्टोरेशन सोसाइटी हैज बीन ट्रूली प्रेजेंटेड इन विच ड्रामा, तो वो कौन सा ड्रामा? वो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर। तो कॉमेडी ऑफ मैनर वाज इंडीड अ ट्रू मिरर, ये एक तरह का ट्रू मिरर रहा। आगे कॉमेडी ऑफ मैनर लाइक द वार्मथ एंड डेप्थ ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी। ये भी बात है, कल भी बताए थे भाई, जो जो खासियत कॉमेडी ऑफ मैनर की है या रेस्टोरेशन कॉमेडी की है, वो खासियत शेक्सपियरियन की कॉमेडी की नहीं थी, या जो खासियत शेक्सपियरियन कॉमेडी की है वो खासियत रेस्टोरेशन कॉमेडी की नहीं है। दोनों में फर्क है। फर्क कैसे है? जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है वो रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी वह कॉमेडी होती है जिसमें इमेजिनेशन का यूज है, जिसमें ब्यूटी का यूज है, जिसमें रोमांस है, जिसमें लव है, जिसमें मैरिज है, जिसमें ब्यूटी है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ट एंड सोल है, जिसमें इमोशंस है, जिसमें फीलिंग्स है, जिसमें रिश्तों को तरजीह दी गई है, इसके आधार पर जो है, इमोशन और फीलिंग्स के आधार पर, जिसमें अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल है, जहाँ पे उसका महत्व है। दूसरी तरफ जो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर है उसमें आयरनी है, कॉमेडी ऑफ मैनर में सटायर है, कॉमेडी ऑफ मैनर में विट है, स्पार्कलिंग थॉट है, लाइसेंसियसनेस है, बैक बाइटिंग है, मॉन्गरिंग है, स्कैंडलिंग है, और आप कह सकते हैं कि
इलिजिटिमेट रिलेशनशिप को दिखाया गया है, लाइसेंसियसनेस को दिखाया गया है, लस्ट और पैशन को जगह दी गई है, इमोरलिटी उसमें है। दीज थिंग्स यू सी ना, दोनों के सब्जेक्ट मैटर में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह जो है ब्यूटी है, कौन सा ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हार्ट है, फिजिकल ब्यूटी भी है। वो इसमें हीरोइन जो प्रेजेंट की गई है वो इंटेलेक्चुअल है, वो जो है अपने राइट्स के प्रति वाकिफ है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। और उसको देख करके जॉन रस्किन को कहना पड़ा कि इन शेक्सपियर कॉमेडी देयर आर नो हीरोज बट हीरोइंस, ऑल दिस थिंग्स यूज्ड फाइन। लेकिन जो आपका रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो बिल्कुल अलग तरह का एक समाज है, और वो समाज अपर क्लास है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है। उसकी लाइफ स्टाइल, उसका शादी विवाह, उसका रीति रिवाज, पहनना, उठना बैठना, खाना पीना, उन सबको लेकर के बात करती है। तो दोनों में फर्क तो रहेगा ही। The manner which the comedy of manner reveals were not the manners of all classes of restoration society, they were rather the manners of the courtly classes। बिल्कुल सही बात है। जो बैनर इसमें दिखाया गया है रेस्टोरेशन कॉमेडी में, वह कोर्टली क्लास का बैनर है। एंड व्हाट इज कोर्टली क्लास? कोर्टली क्लास सिंपली मीन्स द पीपल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास और द लाइफ स्टाइल ऑफ अपर क्लास। द रेस्टोरेशन कॉमेडी आर माइनस कंसेंट्रेटेड ऑन द एक्टिविटीज। कौन कौन सी चीजों में वो लोग शामिल थे? इंट्रीग, षड्यंत्र में शामिल थे, एमरस अचीवमेंट ऑफ गे, इधर से उधर का रिलेशनशिप, या उनका दिखाया जा रहा है कि उनकी शादी हो गई है लेकिन वो दूसरी की वाइफ के चक्कर में पड़े हुए हैं। तमाम इस तरह के सब्जेक्ट मैटर लिए गए थे। फ्रीवलनेस और रेकिश टाइप ऑफ यंग मेन एंड वुमेन, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? frivolous and rakish type of young men and women. They are not satisfied in their life, seeking or just trying to get the opportunity to make the relationship with the wife of others, सब दूसरे लोगों का। और unlike Elsa Method romantic comedy, the comedy of manner is characterized by रीव्स। जो कॉमेडी ऑफ मैनर है उसमें रीव्स है, सोशल एनालिसिस है, सटायर है, और उसमें रियलिस्टिक इफेक्ट है, ये सब चीजें दी गई है। कुल मिला करके कॉमेडी ऑफ मैनर में इमेजिनेशन को जगह नहीं था, इमोशंस को जगह नहीं थी, फीलिंग्स को जगह नहीं थी, जज्बातों को जगह नहीं थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जगह नहीं थी, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल को जगह गई। एक दूसरे ढंग से बनी गई जो रियलिटी ऑफ ग्राउंड पर आधारित था। सटायर, आयरनी, प्रोजाइक लैंग्वेज, डे टू डे लाइफ जो अपर मिडिल क्लास का था उसको लेके बात की गई है। और इसके जो सीन है ज्यादातर बड़े शहरों में, जैसे लंदन शहर है, वहाँ के कॉफी हाउस में, चॉकलेट हाउस में, क्लब्स में, गैम्बलिंग हाउस है, जिसमें करप्ट एंड फैशनेबल लैंड लेडी सॉरी फैशनेबल लेडीज और जेंटलमैन ऑफ द एज को प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह की चीजें ली गई। देन यू फाइंड की एक क्रिटिक है लेस्ली स्टीफन। लेस्ली स्टीफन नाम की एक क्रिटिक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर कॉमेडी रिटेन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड। ये मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं उसी को हिंदी में बताना चाहता हूँ। लेस्ली स्टीफन जो क्रिटिक है उनका ये कहना था कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है यह जो है ब्लैक गार्ड के द्वारा लिखा गया, ब्लैक गार्ड के लिए लिखा गया। ब्लैक गार्ड को अगर मैं शुद्ध शब्द यूज करूं तो जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं है, मतलब मैं इसको यूज करने में थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे हो रहा है। कुल मिला के कहा जाता है कि कमीनों के लिए लिखा गया और कमीनों के बारे में लिखा गया। ये मेरा शब्द नहीं है, लेस्ली स्टीफन का है। ब्लैक गार्ड का सिंपल मीनिंग ही वही निकलता है। The writers of the comedy of manners gave much more importance to the wit and polish of their dialogue। जो राइटर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर, उन्होंने विट का यूज किया, आयरनी का यूज किया, उनके जो डायलॉग है वो काफी स्पार्कलिंग थे, और प्लॉट वगैरह को उन्होंने ज्यादा ध्यान रखा। इस तरह की चीजें जो है वो किया। फिर आगे द फर्स्ट ट्रू प्रैक्टिसनर। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर के जो बड़े बड़े राइटर हैं वो कौन कौन से लोग थे। द फर्स्ट ट्रू प्रैक्टिसनर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज एथेरीज, सर जॉर्ज एथेरीज। अगर याद होगा अभी पीछे पीछे नाम आया हुआ था, मैंने एक एक नाम करके आपको बताया था। तो कॉमेडी ऑफ मैनर के एक राइटर का नाम क्या है? सर जॉर्ज एथेरीज है, जिन्होंने लिखा, क्या लिखा? लव इन अ टब। जिन्होंने लिखा शी वुड इफ शी कुड।
जिन्होंने लिखा द मैन ऑफ मोल। ये चीजें लिखी गई, ये चीजें किसके द्वारा लिखी गई? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर्स के द्वारा ये चीजें लिखी गई। मैं जो कि आवाज मेरी जा रही है। यस सर। एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा ना लगे कि वन साइडेड कल की तरह, और मैं अपनी ट्रेन जो है चलाता रहूं और सवारियां बाकी उतर जाएं। नो सर, तो इट्स यू क्लियर। फाइंड, आ रही है। ओके ओके, तो यू फाइंड कि जॉर्ज एथरीज, एक सर जॉर्ज एथरीज है जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा, और उसमें लव इन अ टब रहा है, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मोल, ऑल दीज थिंग्स। दूसरे राइटर है विलियम वाइकरली है, जिन्होंने 4 प्लेज लिखा हुआ था, लव इज इन वुड, द जेंटलमैन डांसिंग, मास्टर, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। नेक्स्ट राइटर है कांग्रीव, जिन्होंने लिखा द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड पूछा जा चुका है, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, ये कांग्रीव का पूछा जा चुका है। कांग्रीव पर आपको काफी कंसेंट्रेट होकर के ध्यान देना। नेक्स्ट है फाकुआ। फाकुआ ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, द द व्यूज स्ट्रेटेजम। वैनब्रग ने क्या लिखा हुआ? द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ, द कॉन्फिडरेसी। So you see, or you find here, these were the writers of Restoration Age, especially they contributed in the field of Restoration Comedy. उनका contribution Restoration Comedy में रहा है। So you find these things। ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, बस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कल भी मैंने बताया था, लेकिन कल नेट का इशू था। तो these things you see। फिर उसके बाद हम लोग हीरोइक ट्रेजिडी पर आएंगे। हीरोइक ट्रेजिडी को कल मैंने बताया था कि ये जब ड्रामा की आप बात करते हैं तो हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है, और ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड हियर। इसका जो थीम रहा है लव एंड वैलर रहा है। जो इसमें हीरोइन वगैरह को दिखाया जाता है वो एब्सोल्यूट ब्यूटी, ब्यूटी का सिंबल होती है, हीरो एब्सोल्यूट वैलर का सिंबल होता है। ऐसा लगता है कि यू कांट सी सच हीरो एंड हीरोइन इन टुडे लाइफ। इवन जैसा ब्रेवरी मैकबेथ का, किंग लियर का, या आप कह सकते हैं कि हैमलेट का या इयागो का, जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन शेक्सपियर में मिलता है, उससे अलग है यहाँ के। यहाँ के जो हीरो और हीरोइन है उनमें ऐसा लगता है कि उनमें जैसे डिवाइन और सिलेस्टियल ब्यूटी है, दे आर वेरी क्लोज टू गॉड, इस तरह से चीजें देखने को मिलता है। और जो हीरो होगा वो लव और वायलर, तो जो थीम है उसमें उसके बीच में उलझा रहता है। और मैंने आपको बताया था कि जॉन ड्राइडन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका ऑल फॉर लव है, जिसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट है, अभी मैंने आपको बताया है। तो जो हीरोइक प्ले है, a heroic play like a heroic poem or an epic is generally built around a larger than life of heroic warrior। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब आप यहाँ से देखिएगा, जो हीरोइक ट्रेजिडी जिन्होंने लिखा उसमें एक नाम जॉन ड्राइडन का है, दूसरा नाम एल्काना सेटेल का है, तीसरा नाम नेटली का है, और चौथा नाम थॉमस आर्टवे का है। जैसे आपने कॉमेडी ऑफ माइनर के राइटर, उनकी किताबें या उनके ड्रामास का नाम आपने याद किया, यू हैव टू रिमेम्बर द राइटर्स एसोसिएटेड विद हीरोइक ट्रेज। And who are they? They are John Dryden, they are Elkanah Settle, they are Natalie, they are Thomas Hartwell। एक उसी में है सर विलियम डी एविनार्ड। सर विलियम डी एविनार्ड ने क्या लिखा था? द सीज ऑफ रॉडेस। ये पहला राइटर है जिन्होंने हीरोइक ट्रेजिडी को लिखा था। तो ये क्वेश्चन अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि हु was the first writer to write heroic tragedy? Sir William D. A. Maynard। The Siege of Rhodes is the first heroic tragedy। जॉन ड्राइडन ने जो हीरोइक ट्रेजेडी लिखी है उसमें एक है द इंडियन इम्परर, दूसरा है टाइरैनिक लव, तीसरा है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा, चौथा है अम्बोयाना, पांचवा है औरंगजेब, सातवां है आल्फा लव। ये जो आपका 7 नंबर पे आल्फा लव ये कई बार पूछा जाता है। लास्ट है डांस सिबेस्टियन। तो आल्फा लव और डांस सिबेस्टियन ये दोनों ब्लैंक वर्स में लिखा गया, बाकी सब हीरोइक ट्रेजेडी में लिखा गया।
एल्काना सेटल जो राइटर है उन्होंने क्या लिखा था, द इम्प्रेस ऑफ मोरक्को, ये पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट पे पूछा जा चुका है। नैटली ने जो लिखा था उसका नाम है द राइवल क्वीज। थॉमस आर्टवे ने जो लिखा था उसका नाम है द आर्पन वेनिस प्रिजर्व, दीज थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ और भी राइटर इस एज के आए थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक राइटर है सैमुअल बटलर, जो प्रोज के राइटर है, जिन्होंने जो है क्या लिखा हुआ था, सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास, इनका एक वर्क है ह्यूडिब्रास, जो सर्वेंटिस के वर्क पर आधारित है। तो अगर आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ह्यूडिब्रास किसका वर्क है, HUDIBRAS, ह्यूडिब्रास किसका वर्क है, इट्स द वर्क ऑफ सैमुअल बटलर, और किस पर आधारित है, सर्वेंटीज का जो है द ज़ाइक्वाट पर आधारित है। तो यू फाइंड इट हियर, सर्वेंटीज का ज़ाइक्वाट पर आधारित है, उस पर जो है। एक दूसरे राइटर है हॉब्स एंड लॉक। हॉब्स और लॉक का किताब था लेवियाथन आर द मैटर। एक और किताब उनका फार्म एंड पार्वेल। आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, इस एज के प्रोज राइटर हॉब्स और लॉक है, जिनकी किताब का नाम है लेवियाथन और द मैटर, फार्म एंड पार ऑफ अ कॉमनवेल्थ। एक राइटर है जॉन लॉक। जॉन लॉक का किताब का नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्या नाम है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उनकी किताब का क्या नाम है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। किसका है, जॉन लॉक का है। उसके बाद आपके कौन आते हैं, फिर आपके आते हैं डायरिस्ट जो है इविन एंड पेपिस। ये तो सिंपल सा पूछा जा चुका था कि दो डायरिस्ट के नाम बताइए जो रेस्टोरेशन एज में आए थे, और इन्होंने लंदन फायर का भी जिक्र किया है। और हम सबको पता है कि जो डायरी है वो डे टू डे रिकॉर्ड होता है, इट इज नॉट रिटेन विद द इंटेंशन टू पब्लिश आर टू make it publicly. To make it publicly means the people will come to know about what happened. तो जो इवलिन है और जो पेपिस है, दे वर द टू डायरिस्ट, और उन्होंने क्या लिखा हुआ था, डायरी लिखा था जिसमें उन्होंने लंदन फायर का भी जिक्र किया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। और इसके अलावा इवलिन का एक आथर, एक इवलिन ने एक और किताब लिखा था जिसका नाम सिल्वा है। ये पहली किताब है इंग्लिश में जो ट्रीज और फॉरेस्ट्री को लेकर के बात करती है, तो ये पता होना चाहिए। पोप का किताब का नाम डायरी ही था, सॉरी पेपिस की किताब का नाम। ये चीजें रही। यहाँ से ऑगस्टा डे शुरू हो रहा है। ऑगस्टा डे आज मैं नहीं कवर करूंगा, वो कल की क्लास में होगा। तो इन दिस पे यू केम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस पे यू केम टू नो अबाउट दिस पार्टिकुलर एज दैट वाज द रेस्टोरेशन एज। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आप जो है टू डायरिश के नाम बताइए, जल्दी जल्दी करिए, गिव मी क्विक रिस्पांस। John Evelyn and Samuel Evelyn Pepys. and Pepys. Samuel Pepys. यस, सैमुअल पेपिस एंड जॉन इवलिन। किसने लिखा हुआ है सिल्वा, दैट वाज द फर्स्ट बुक ऑन ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री? Sir Evelyn. Evelyn जॉन एवलिन ने लिखा है। किसने लंदन फायर का जिक्र अपनी डायरी में किया है? सैमुअल पेपिस ने किया हुआ है। सैमुअल पेपिस ने लंदन फायर का जिक्र अपनी डायरी में किया हुआ है। जो पेपिस का डायरी है वो कब से कब तक का समय कवर करता है? 1662 1669. 1660 टू 1669। जॉन लॉक ने जो किताब लिखा उसका क्या नाम है? Essay concerning human understanding. या गुड, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक ने जो किताब लिखा है उसका नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1690 में आई है। हॉब्स और लॉक ने जो किताब लिखा उसका क्या नाम है? Sir Leviathan or the Matter. लेवियाथन आर द मैटर, फॉर्म एंड पार ऑफ अ कॉमन। Commonwealth. ये दोनों किताब, या लेवियाथन आर द मैटर, दूसरी किताब फॉर्म एंड पार ऑफ द कॉमनवेल्थ, हॉब्स एंड लॉक। सैमुअल बटलर ने जो किताब लिखा उसका क्या नाम है? Sir Hudibras. ब्रास। ह्यूडिब्रास का जो मॉडल है वो सर्वेंटिस की कौन सी किताब है? Don Quixote. Don Quixote.
या एंड जो हीरोइक ट्रेजेडी के राइटर है उनका मैं नाम ले रहा हूँ, एल्काना सेटल, नैटली, थॉमस आर्टवे, जॉन ड्राइडेन। इनमें से सबसे पॉपुलर कौन रहे? John Dryden. John Dryden. जॉन ड्राइडेन। John Dryden. आल्फा लव किसने लिखा है? John Dryden. John Dryden. किसमें लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया या हीरोइक कपलेट में? Sir, blank words में. Blank verse, sir. ब्लैंक वर्स में। आल्फा लव शेक्सपियर के किस प्ले पर आधारित था? Antony and Cleopatra. एंटनी और क्लियोपैट्रा। जो हीरोइक ट्रेजेडी के एक और राइटर एल्काना सेटल है, उनके ड्रामा का क्या नाम है? The Empress of Morocco. The Empress of Morocco. द इम्प्रेस ऑफ मोरक्को। नैटली के प्ले का क्या नाम है? The Rival Queen. The Rival Queens. राइवल क्वीन। थॉमस आर्टवे के प्ले का क्या नाम है? So the Orphan and The Venice Orphan. Preserve. The Venice. द आर्फन एंड वेनिस प्रिजर्व। जो आल्फा लव है, इसका सब टाइटल क्या था? The Fox. आल्फा लव जो है, इसका सब टाइटल क्या था? अभी मैंने लिखा हुआ था, बताया था आपको। द वर्ल्ड विल लॉस्ट। The World Well Lost. द वर्ल्ड विल लॉस्ट। औरंगजेब नाम का जो हीरोइक ट्रेजेडी है, किसने लिखा है? John Dryden. John Dryden. जॉन ड्राइडेन। किस तरह के प्ले का थीम लव एंड वैलर था? Sir, heroic tragedy. Comedy of manner. Restoration tragedy or heroic tragedy? हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी का जो थीम था वो लव एंड वैलर, मैनर नहीं, वैलर, VALOUR, लव एंड वैलर। heroic tragedy. Who was the first writer to write heroic tragedy? Sir, William G. Avenant. उनके उस प्ले का क्या नाम था? The Siege of Rhodes. Rhodes. The Siege of Rhodes, Sir William D. Avenant. जॉन ड्राइडेन, एल्काना सेटल, नैटली और थॉमस आर्टवे ने किस तरह का ड्रामा लिखा है? Heroic. Tragedy. Heroic tragedy, sir. हीरोइक ट्रेजेडी को किस और नाम से जाना जाता है? Restoration tragedy. Restoration tragedy. रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। इसके बाद मैं कुछ राइटर का नाम ले रहा हूँ, आपको ये बताना वो किससे बिलोंग करते हैं, किस तरह के ड्रामा में। विलियम वाइकरली, कांगुरी, पार्कुआ, Comedy of Manners. वैनब्रक। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Comedy of Comedy of manners. manners. कॉमेडी ऑफ मैनर में किस क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है? Sir, Upper middle class. Aristocrat, upper class. Upper middle class. अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास? मोस्ट प्रोबेबली अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास। किस आदमी ने ये कहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर इज अ कॉमेडी रिटन बाय ब्लैकगार्ड फॉर ब्लैकगार्ड? Sir, Leslie Stephen. लेस्ली स्टीफन ने कहा है। किस कॉमेडी की खासियत है? पॉपरी, लाइसेंसियसनेस एंड इंट्रीगिंग, मॉन्गरिंग, स्कैंडलिंग, स्पार्कलिंग डायलॉग, बैक बाइटिंग, Sir, comedy of Comedy of Manners, sir. Manners. या कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी का ये खासियत रहा है, रेस्टोरेशन कॉमेडी का या कॉमेडी ऑफ मैनर। इसमें जो राइटर है उनके जो ड्रामा है वो आपने ऑलरेडी देख रहे हैं, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, तो सब चीजें। बाकी थिएटर को रीओपन कब किया गया था? 1660. 1660 में 1660 में। रॉयल सोसाइटी का गठन कब हुआ? रॉयल सोसाइटी 1662. सर 1660 रॉयल सोसाइटी 1662 में। अभी बताते रॉयल सोसाइटी जो है 1662 ईस्वी में यहाँ पे है। थिएटर को 1660 में रीओपन किया गया। चार्ल्स सेकंड कहाँ से आए थे जो इंग्लैंड को उन्होंने गद्दी संभाली? फ्रांस से फ्रांस से वापस आए।
किसने लिखा एब्सलम एंड एचिटोफेल? Dryden, Sir, John Dryden. John Dryden. डाइडन। ठीक है, तो यू ऑल हैव डन इट वेरी वेल। कवर आज आपने कर लिया है, बाकी ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, वहां पे भी रहेगा। Excuse वहां me, से भी sir. आप इसके बाद जी सर ये कॉफी हाउस से मतलब क्या मीन निकलेगा कि ये नहीं समझ आया थोड़ा, मतलब कॉफी फर्स्ट कॉफी। हाउस से, कॉफी हाउस जो है रेस्टोरेशन एज या 18th सेंचुरी का लिटरेचर में बदलाव लाने का एक बहुत रहा है। ताकि जैसे पहले जो लोग होते थे वो या तो किंग के या क्वीन के या कहा जाए कि उनके दरबार में ही जाकर सर्विस देते थे, और वहीं पर ही राजा जिनको पैसा देता था उन्हीं का नाम होता था। लेकिन कॉफी हाउस जब इस्टेब्लिश हुआ तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासकर मिडिल क्लास के लोग जो उभरते हुए राइटर्स थे, वो किसी राज दरबार की शोभा ना बन करके बल्कि एक जगह इकट्ठे होते थे कॉफी हाउस में, और जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन होता था, स्थिति होती थी, उस पर बातें करते और लिखते थे। उन्हीं राइटरों में से जो है आपके जो है रिचर्ड स्टीव राइटर है, जोसेफ एडिसन जो प्रोज राइटर करके अपने एसेस को लिखे हुए हैं। तो राइटरों को एक तरह से राजाओं के राजे आम आदमी के बीच में ला खड़ा किया, इसीलिए कॉफी हाउस की बात होती है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यस सर, सर मीटिंग प्लेस जैसे कह सकते हैं। डाउटली, और कॉफी हाउस का तो कल्चर ब्रिटिश राज के साथ साथ रहा था। अभी भी अगर आप इलाहाबाद में सिविल लाइंस में जाएंगे, वहाँ कॉफी हाउस है। आज भी इलाहाबाद में जो बड़े यस सर है। बट वहाँ पे उनका अपना डिस्कशन होता है अपना। बहुत सारे लोग तो कॉपी किताब लिए रहते हैं, वहीं पर ही लिखे हैं, वहीं पर ही अपना लिख रहे हैं, आपस में संवाद चल रहा है। तो एक ऐसी जगह चाहिए था, क्योंकि जो वक्त था, अब थिएटर ही सब कुछ नहीं था। थिएटर की जगह खत्म हो चुकी थी, नए नए तरह की चीजें आ रही थी। ये जो एज था प्रोज के डेवलपमेंट का, एज था नावेल का था, तो नावेल और प्रोज के लिए को लिखने के लिए आपस में संवाद होना जरूरी, क्योंकि ये चीजें परफॉर्म नहीं की गई थी। इनका मकसद नहीं था कि इन्हें परफॉर्म करना है। तो इस वजह से आप ये देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी रही है जहाँ पे इस तरह की चीजें कल्चर आता है और वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।